आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। चलिए खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में 2007 ब्लास्ट मामले पर आज आने वाला फैसला टल गया है। इस पूरे मामले पर अब 4 सितंबर को फैसला आएगा। इन बम धमाकों में दरअसल 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। धमाके के मुतासरीन फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2007 में हैदराबाद के 2 मकामात पर हुए धमाकों के मुतासरीन का इंतजार कुछ दिन के लिए और बढ़ गया है। पहले इस मामले पर आज फैसला आना था, लेकिन अब 4 सितंबर को इस मामले पर फैसला आएगा। वाज़ेह रहे कि 11 साल पहले 25 अगस्त 2007 की शाम हैदराबाद में 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका खाने पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था। वहीं दूसरा शहर के टूरिस्ट स्पॉट लुम्बिनी पार्क में था। धमाकों के बाद पुलिस ने 2 अलग जगहों से 2 जिंदा आईडी भी बरामद किए थे। मुतासरीन को 11 साल पुराने इस मामले पर अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। ये बम धमाका होके 11 साल हो रहा है। गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क 11 साल से उन लोग को जेल में रख के पाल रहे, मगर उनके ऊपर अब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे और मिलना है बोल रहे। 11 साल से पालते हुए आ रहे। 2007 अगस्त 25 को ये बम ब्लास्ट हुआ था गोकुल चाट में, और वो गोकुल चाट में मेरा आई चले गया था। टेररिस्ट को बहुत सजा मिलना चाहिए बोलते हैं कि व्हाट अबाउट द विक्टिम्स आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड एंड यू आर डूइंग नथिंग। 5 मिनट के वक्फे में शहर के 2 जगहों पर हुए धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हुए थे। गोकुल चाट भंडार पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पार्क में हुए हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। वाक़ये के बाद इस पूरे मामले पर काफ़ी सियासत हुई। कई लीडरान ने मुतासरीन को इंसाफ दिलाने का वादा किया, लेकिन वक्त बढ़ता गया और अब 11 साल बाद इन लोगों में कोई उम्मीद जागी है। धमाके के बाद पुलिस ने शहर के कई इलाकों से बम का पता लगाकर उन्हें नाकाम किया था। इस मामले में 4 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया था। 11 साल बाद इस केस में कोर्ट आखिरी बहस की बुनियाद पर अपना फैसला सुनाएगी। इसके लिए चेरापल्ली सेंट्रल जेल में खास इंतजाम किए गए हैं, जहां इस मामले की ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अब ये देखना है कि 4 सितंबर को इसका जो फैसला आएगा उस फैसले में क्या होता है, क्योंकि जो तमाम जो मुतासरीन हैं वो इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज भी उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन आज ये फैसला आया नहीं और अब इस फैसले की डेट है, वो तारीख आगे बढ़कर के 4 सितंबर तक पहुंच गई है। बता दें कि 42 अफराद इन धमाकों में जाँ बहक हो चुके थे और दीगर जख्मी हुए थे। कई ऐसे भी बम थे जिन्हें डिफ्यूज किया गया। 2007 में यह मामला पेश आया था। हमारे साथ इस मौजू पर ज्यादा तफसील के साथ हमारे रिपोर्टर मीर मेहदी अली बाकरी साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। मेहदी, क्या जानकारी मिल पा रही है आप आज जब ये फैसला जो है वो 4 सितंबर की तारीख तक के लिए टल गया है, तो जो तमाम मुतासरीन हैं उनका रिएक्शन क्या रहा, क्या रद्द-ए-अमल है उनका? आज कल सुबह से कोर्ट का माहौल काफी खुश था, क्योंकि वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे जिसे बम ब्लास्ट के दौरान में चोटें आई थी। किसी का भाई उसका मुतासिर हुआ था, किसी के बाप से मुतासिर हुए थे। तमाम लोग आज कोर्ट के बाहर ठहरे हुए थे कि आज फैसला आएगा, जिसे 11 साल से इंतजार था। लेकिन आज जब जी गुरुमूर्ति डिफेंस काउंसिल ने बताया कि काफी मात्रा में एविडेंस जमा करनी बाकी है, जिसकी वजह से ये जजमेंट 4 सितंबर को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन जब ये बात बाहर मालूम हुई तो उन लोगों को मालूम हुई जो इंतजार कर रहे थे, वो काफी मायूसी उनके चेहरे पे दिख रही थी और उन्हें काफी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। जी, लेकिन क्या वजूहात रही, किस वजह से ये जो मामले की तारीख है वो आगे टल गई? जैसे कि मैं पहले बताया कि उसकी वजह ये रही है कि काफी मात्रा में एविडेंस लिया गया, काफी लोगों के विटनेसेस लिए गए, तो वो पूरे एक जगह करके उसमें फैसला सुनाना था। तो उसे जजमेंट ने कहा कि
कुछ और वक्त चाहिए फैसले के लिए, क्योंकि काफी मात्रा में वहाँ पर अभी एविडेंस जमा करना बाकी है, जिसकी वजह से फैसला टाला गया है। जैसे ही बात आम हुई, बाहर के जो विक्टिम्स जो ठहरे हुए थे वो काफी परेशान नजर आ रहे थे, काफी गुस्से का इजहार कर रहे थे, बार बार यही कह रहे थे तमाम मीडिया से बात करते हुए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमें जस्टिस चाहिए और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, ये अदलिया से उनकी उम्मीद भी है। गोकुल चाट के लोग हो या लुम्बिनी पार्क के लोग हो, वो लोग तमाम लोग बस यही उम्मीद में रखे हुए हैं कि फैसला आज आ ही जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ समय के बाद मायूसी हाथ आई, लेकिन फिर भी वो उम्मीद ये जरूर कर रहे हैं कि 4 सितंबर को गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क का फैसला आ ही जाएगा और जिससे उनको राहत मिलेगी। जी लेकिन ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में जो कसूरवार हैं, क्या जो है सजा का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो कसूर है वो तो तय हो चुके हैं। हाँ, टोटल 8 में से 5 लोग अरेस्ट है। यासीन भटकल, रियाज भटकल, ये बरादरान मौजूद नहीं है, इन लोग अरेस्ट नहीं किया गया जी। अब वो लोग मिले नहीं है, वो लोग अब्सकॉन्डिंग बताया गया उनको जी। लेकिन केस की हद तक ये बात चल रही है कि ये लोग को सजा मिलेगी, लेकिन हालात जो पोस्टपोन्ड हुए कुछ और बता रही है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि अदलिया का मसला है, हम आगे जाके नहीं कह सकते। उन लोग का ये बोलना है कि हमें जो पोस्टपोन्ड हुआ है उससे हमें डर हो रहा है कि इंसाफ शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जजमेंट तैयार नहीं था तो डेट नहीं दिया थे। जब जजमेंट तैयार हो चुका है, अभी फैसले में डेट क्यों? चलिए, बात का ये मानना है, बात का ये मानना है क्योंकि इलेक्शन करीब है तो शायद उसलिए डिले किया गया हो। चलिए, लेकिन उम्मीद की जा रही है और उम्मीद जाहिर की जानी चाहिए कि 4 सितंबर को इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा और कसूरवारों को सजा दी जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका मेहंदी। बढ़ते आगे, कर्नाटक के हबली में मारूफ इंग्लिश स्कॉलर मुनव्वर जमा के एक बयान से नया तनाजा खड़ा हो गया है। इसके बाद कुछ मुस्लिम दानिश्वरों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और वहीं इसके बाद हुबली के नौजवानों ने मुनव्वर जमा को बयान देने का मौका देने वाले अंजुमन इस्लाम के जिम्मेदारान को भी इस्तीफा देने का मुतालबा करते हुए मुजाहिरा किया था। इसके बाद आज इस प्रोग्राम के 2 जिम्मेदारान ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। इसमें से एक बोर्ड के खजाची आरिफ हैं और एक बोर्ड के मेंबर अशरफ हैं। दरअसल मुनव्वर जमा इस तकरीब में मुसलमानों की तालीम पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर बयान दिया, जिसकी मुखालिफत में कई लोग सड़क पर आए थे। और कर्नाटक के विजयपुर से खबर, जहां पर बीजेपी एमएलए बसान गौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर से मुतनाज़ा बयान दे दिया है। उन्होंने केरल में आए सैलाब को गायों के कत्ल से जोड़ते हुए कहा कि इसका हर्जाना वहां के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाएगा वो इसी तरह से अंजाम भुगतेगा। केरल में बाढ़ से मची तबाही पर बोलते हुए बीपी यत्नाल ने कहा कि किसी को किसी के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब केरल में ही देखिए क्या हो रहा है, वो खुले में गायों का कत्ल करते रहे। 1 साल से भी कम वक्त नहीं हुआ कि यह हाल हो गया। दरअसल बीपी यतनलाल का इशारा पिछले साल केरल असेंबली की कैंटीन में हुए बीफ फेस्टिवल की तरफ था, जिसे मरकजी हुकूमत की जानिब से जानवरों की खरीद और काटने को लेकर के जारी अहकामात की मुखालिफत के सिलसिले में मुनक्किद किया गया था। ಗೋಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಣ. ಕೇರಳದಾಗ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕಳ ಕಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, 1 ವರ್ಷನಾಗನೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಆಯ್ತು. चलिए, वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केरल में बचाव और राहत का काम कर रही फौज और दीगर तंजीमों को रियासत के सीएम पी विजयन ने शुक्रिया अदा किया है।
इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक फेयरवेल तकरीब का इनेकाद करके जवानों को सरफराज किया। इतवार को केरल के वजीर आला पी विजयन ने उन फौजियों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सैलाब के दौरान रियासत के लोगों के लिए राहत बचाव की मुहिम चलाई। सीएम ने तिरुवनंतपुरम में एक फेयरवेल प्रोग्राम का इनेकाद करके सैलाब मुतासिरीन के राहत में लगे फौजियों को सरफराज किया। वजीर आला ने जुमेरात को ही फरिश्ते बनकर आए इन फौजी जवानों के लिए फेयरवेल का इनेकाद 26 अगस्त को करने का ऐलान किया था। दरअसल इस सदी के सबसे जबरदस्त सैलाब का सामना कर रहे केरल में हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने बहादुरी और इंसानियत का मुजाहरा करते हुए लाखों लोगों की जान बचाई। सैलाब मुतासिर केरल में फौज, रियासत की पुलिस, नीम फौजी दस्तों के जवानों ने मिलकर राहत मुहिम चलाई थी। नेवी ने भी 16,000 से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई। केरल पुलिस ने भी इस काम के लिए जवानों का शुक्रिया अदा किया। केरल के ज्यादातर इलाकों में अभी भी हालत काफी खराब है। अभी भी सिक्योरिटी एहलकार केरल के कई सैलाब मुतासिर इलाकों में मदद मुहैया करा रहे हैं। ये जवान खराब सड़कों को दोबारा से शुरू करने, पुलों को फिर से बनवाने, लैंडस्लाइडिंग से हुए नुकसान से निपटने और लोगों तक दीगर राहत पहुंचाने के काम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो केरल में अब बारिश और सैलाब से कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी लाखों की तादाद में लोग राहत कैंपों में ही जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सैलाब से राहत मिलने के बाद 29 अगस्त से एयर ट्रैफिक को बहाल करने का फैसला किया गया। दरअसल सैलाब की वजह से गुज़िश्ता कई रोज से एयरपोर्ट को बंद किया गया था और इस मामले पर डीएम मोहम्मद सफीरुल्लाह ने कहा कि फिलहाल मीडियम साइज के जहाज उड़ान भर रहे हैं। नहीं, स्टैंडर्ड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल 29 से अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन करने की टेंटेटिव डेट अनाउंस किया गया है। सदर्न नेवल कमांड कोची में है, तो उधर अभी मीडियम साइज प्लेन्स लैंड होके कमर्शियल ऑपरेशंस चल रहे हैं और स्टैंडर्ड की बात उठ नहीं सकती क्योंकि अदर मोड्स, रोड ट्रांसपोर्ट पूरा अभी चल रहा है। तो जो जिनको चाहिए, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी काम कर रहा है, तो लोग उधर जाके भी एयरपोर्ट फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। और इधर केरल में आए सैलाब ने पूरी रियासत को तबाह और बर्बाद कर दिया। जिंदगी धीरे धीरे हालांकि पटरी पर लौट रही है, लेकिन आम लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना अब भी करना पड़ रहा है। केरल को अहम सयाहती मकामात में से एक माना जाता है। सैलाब की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे केरल में सयाहत को तगड़ा झटका लगा है, जो कि इस रियासत की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। केरल में सयाहत रियासत की मईशत का 12% है। महकमा सयाहत के अफसर ने बताया कि सयाहत में 4 से 5% तक की कमी आ सकती है और मुल्क के सबसे मशगूल एयरपोर्ट्स में से एक कोची एयरपोर्ट भी पिछले 10 दिनों से बंद है। इस एयरपोर्ट को 29 अगस्त से शुरू होने की अब उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो एक तरह से सयाहत को तगड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही साथ जो परवाज है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है और जो तमाम हवाई जहाज हैं उनकी आमदोरफ्त को फिलहाल रोका गया था। अब कोच्चि एयरपोर्ट को 29 अगस्त से खोले जाने की बात कही जा रही है। एक टेंटेटिव डेट रखी गई है 29 अगस्त, लेकिन ये अभी भी फाइनल नहीं है कि 29 अगस्त से ही परवाज शुरू होगी इंटरनेशनल। हालांकि ये कोशिश की जा रही है हालात को देखते हुए 29 अगस्त से बैनुल-अक़वामी परवाज को भी शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सयाहत के लिहाज से इस वक्त सबसे बुरे दौर से केरल गुजर रहा है, क्योंकि फिलहाल भी सैलाब का जो पानी है वो तमाम जगहों पर अभी भी भरा हुआ है। जो इलाके समुद्री सतह से नीचे हैं वहां पर तो खास तौर पर बाढ़ का पानी अब भी बना हुआ है और जहां से बाढ़ का पानी नीचे उतरा भी है वहां पर रिहायशी इलाकों में बहुत बुरा असर इसका पड़ा हुआ है। तमाम लोगों के घरों में बाढ़ का जो कीचड़ है, जो उसका मलबा है, वो देखा जा रहा है। लोग अपने घरों की तरफ जब वापस लौट रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि उनके घरों में रहने लायक भी किसी तरह की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। एक बार फिर से केरल को पटरी पर लौटने के लिए
कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। और बेंगलुरु से केरल के लिए बड़े पैमाने पर राहत का सामान लगातार भेजा जा रहा है। शहर के चिकपेट इलाके से दया ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, दिलशाद क्लॉथ मर्चेंट और उनके साथियों की जानिब से तकरीबन 30 लाख की कीमत का राहत का सामान केरल भेजा गया। खास बात यह है कि इस मदद की मुहिम में हिंदू मुस्लिम समेत तमाम लोगों ने शिरकत की और राहत का सामान इकट्ठा किया और केरल के लिए रवाना किया गया। दया ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और दिलशाद भाई एंड फ्रेंड्स क्लॉथ मर्चेंट कमेटी की जानिब से केरला के सैलाब ज़दा मुतासिरीन के लिए उनके घरेलू अशियाएँ जो भी ज़रूरी अशियाएँ हैं, जैसे कि कंबल, बकेट, हासिर, बर्तन, बच्चों के, औरतों के, बड़ों के कपड़े, इस तरीके से बहुत सी अशियाएँ, खाने पीने की अशियाएँ, बरतने की अशियाएँ, ये सब तकरीबन 30 लाख से भी ज़ायद इन्होंने जो है इकट्ठा करके वहाँ पर केरला को ये रवाना कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ है, बेड है, पानी का बोतल है, राशन है, चावल है, दाल है, ज़रूरत का हर एक घर के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है वो हर चीज़ खरीद के हमारे सब हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब मिलकर सब ये डोनेट करे हैं। बस इसको कामयाब करना चाहिए। ऊपर दिलशाद भाई और हमारे दूसरे भाइयों ने जो सब बोला कि केरला के लिए हमें 3 ट्रक यहाँ से भेज रहे हैं, जो वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है, दरकार है। अल्लाह और भगवान सब एक है। हम लोगों में इसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है। दिलशाद भाई 3 रात से सोए नहीं हैं। इन्होंने पूरे भाइयों को इकट्ठा करके हम सबको एकता का पूरा मजबूत पैगाम दिया है कि इसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसको क्या मुसीबत पड़ी है किसी को मालूम नहीं है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और चलिए इसके साथ सलाम दक्कन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।